हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 20 है। अपने इस डे 20 में आज हम टॉपिक नंबर 381 से लेके टॉपिक नंबर 400 के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उम्मीद है कि आपने अपने प्रीवियस पार्ट सभी देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 20 है, जिसमें हमें आज टॉपिक 381 से लेके टॉपिक नंबर 400 तक को कवर करना है। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में 380 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, जो कि आपने एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक देखे थे। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत न केवल हम आपको जीएस के 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि बैक ईयर के साथ साथ करंट अफेयर्स और सीसेट, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। साथ ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर नित्य आपको 80 से भी 100 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपको और भी डिटेल जानकारी की अगर ज़रूरत हो तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर लेट्स क्रैक वीडियो के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारी ये लेट्स क्रैक प्रीलिम सीरीज किस चीज़ से संबद्ध है, इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी पूरी बात को समझ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की आगे की क्लासेस। आपने प्रीवियस पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, जैसे कि आपने पढ़ा था कि रियो अर्थ समिट क्या होता है। आपने ये भी पढ़ा था कि रियो अर्थ समिट के दौरान यूएनएफसीसी क्या है, एजेंडा 21 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, सीबीडी क्या है, किगाली समझौता क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन स्पेस क्या है, अर्थ आवर क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या, मतलब काफ़ी सारे मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया है। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने ओजोन डिप्लेशन को जब कवर कर लिया था, तो बात आती है अम्लीकरण की, अर्थात एसिडिफिकेशन की। क्लियर? एसिडिफिकेशन हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सतत विकास को देखेंगे। ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट में अडॉप्ट किए थे, वो कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे प्रीवियस पार्ट देखे होंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा है आज का अम्लीकरण। नाम से ही समझ में आ रहा कि एसिडिफिकेशन मतलब अम्ल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? अम्लीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के यौगिक रासायनिक अपक्रिया द्वारा अम्लीय पदार्थों में बदल जाते हैं। आपसे डेफिनीशन नहीं पूछेगा, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछता है? अम्ल और क्षार को लेकर। तो वो अभी आप देखकर समझ जाएंगे क्या होता है। इनमें से अधिकांश यौगिक वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष कारण होते हैं, जो अम्ल वर्षा तथा सागरीय अम्लीकरण के पर्यावरण पर निगेटिव इम्पैक्ट को शो करते हैं। क्लियर? आपसे ये भी नहीं पूछेगा। अब यहाँ से आप पे क्वेश्चन आएगा कि अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। देखो होता क्या है कि एक पैमाना बनाया गया है जो पीएच को शो करता है, यानी कि अगर 7 पीएच से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय वर्षा है। अगर 7 पीएच से ज़्यादा है तो वो क्षारीय जल होगा, और अगर 7 पीएच है तो वो तटस्थ यानी कि नेचुरल वाटर होगा। क्लियर? और जो वर्षा जल होता है वो 5 पीएच का मान होता है। पीएच क्या होता है? पीएच एक तरीके का इसका मेजरमेंट है। जैसे जब हम ओजोन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक यूनिट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डाप्सन यूनिट। क्लियर? जैसे जब हम मीटर्स वगैरह को पढ़ते हैं तो वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? नैनोमीटर। हम जब प्रदूषण में कार्बन के पार्टिकल्स को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पर्टिकुलर मैटर्स। तो उसी तरीके से ये पीएच इसकी पैमाना है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। आप ये भी समझ गए कि तटस्थ जल क्या होता है, अम्लीय जल क्या होता है और क्षारीय जल क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि 5.6 से कम है तो इसलिए अम्ल वर्षा हो गई। क्लियर? पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक बातें दी गई होती हैं, यानी कि मेजर्स नंबर होते हैं। जैसे आपकी स्केल होती है ना ऐसे
कितने होते हैं उसमें 12 होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का पीएच पैमाना होता है, तो उससे पता किया जाता है। इतनी बातें आप समझ गए। पीएच उदासीन माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो वो जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मतलब क्या कि जब किसी भी जल का जो पीएच है अगर वो 4 से कम होता है ना, तो माना जाता है कि ये पीने योग्य उतना जल हमारा नहीं है। क्लियर। जैविक समुदाय का मतलब क्या है? जैविक समुदाय के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि सूक्ष्म जीवों की बात की जाती है, पादपों की बात की जाती है और जीवों की बात की जाती है। क्लियर। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है यहाँ पे कि अम्ल निक्षेप, अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध आदि परिघटनाओं के लिए एक सामान्य नाम है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। बट अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है और यूपीएससी ने कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो क्या है? अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसें कौन सी हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। और यूपीएससी ने 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है और पीसीएस के एग्जाम में तो हर बार पूछता है। ठीक है, तो देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फार्मिक अम्ल है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। क्लियर। इतनी गैसेस हैं, यानी कि 7 गैसेस हैं जो कि अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर। भारतीय मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम है क्योंकि भारतीय मृदा सामान्यतः क्षारीय है। आपसे कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अम्ल वर्षा के संदर्भ में या भारतीय मृदा के संदर्भ में। भारतीय मृदा के बारे में हम ऑलरेडी आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं कि लाल मृदा क्या होती, काली मृदा क्या होती है, उसको हम आपको मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक का मतलब क्या है कि जैसे हम आपको ऐसे तो कह दे रहे हैं ना कि ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई, बट ज्योग्राफी में कई सारे मिसलेनियस टॉपिक होते हैं। जैसे आपको महासागरीय धाराएं हमें पढ़ानी हैं कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। हमने ये तो पढ़ा दिया था, ठंडी ये होती, गर्म ये होती है। ठीक है, कुछ पठार हैं उनको पढ़ाने हैं, कुछ आपको रिवर्स पढ़ानी है, कुछ आपको सागर्स पढ़ाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको मिसलेनियस में कराएंगे। क्लियर। चिंता नहीं करना है, आपको छूटेगा कुछ भी नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको भले ना याद हो लेकिन हमें सब याद रहता है। क्लियर। फिर बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर हेलेनिस्की प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलेनिस्की प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्या साइबर सिक्योरिटी से है, क्या एनवायरनमेंट से संबंध है? तो आप कहेंगे साहब एनवायरनमेंट से संबंध है। क्लियर। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब हमने अपने प्रीवियस पार्ट में एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? पेरिस क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज के पहले 2002 में, जिसको रियो आप 10 कहते हो, उसमें कुछ गोल्स को एडॉप्ट किया गया था जिसका नाम था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ध्यान देना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आगे की कहानी आप नहीं समझ पाएंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डिसाइड हुआ था कि 2015 तक हम इतनी चीज़ों को अचीव करेंगे, हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के क्लाइमेट को इस तरीके से प्रिजर्व करेंगे। क्लियर। बट हम उस चीज़ को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाए या हम उन चीज़ों को पूरी तरह से कमिट नहीं कर पाए। बट फिर भी पेरिस क्लाइमेट चेंज में डिसाइड हुआ कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को छोड़कर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का सामान्य सा मतलब क्या होता है, पहले बेसिक आपको बता दें, फिर आपको हम परिभाषा वाली बात बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का ऐसा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो रिसोर्सेज बने रहें। सिंपल सा मतलब, कहा जाता है ना कि बाप को इतना पैसा खर्च करना चाहिए कि आगे उसके बेटे भी उस पैसे को खर्च कर सकें। सिंपल सा। और मतलब कि अपने पिता को, या कोई भी पिता हो, वो पैसा ध्यान से खर्च करे, मतलब वो अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स छोड़ कर जाए, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ कर जाए, ताकि उनके बच्चे उसके ना रहने पर उस प्रॉपर्टी के बेस पर अपनी जीविका उपार्जन कर सकें।
क्लियर। जैसे सिंपल सी बात है, आप में से कुछ लोगों का विवाह होने वाला होगा या आगे चलकर विवाह होगा। खास तौर पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक पिता अपने पूरे जीवन की जितनी भी पूंजी होती है उसको बचा कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आगे चलकर उसे अपनी बेटी के ब्याह में खर्च करना पड़ेगा। क्लियर। अब सपोज करो कि अगर उस पिता ने वो सारा पैसा अय्यासी में गुजार दिया होता तो क्या वो अपनी बेटी का विवाह सही से कर पाता? नहीं कर पाता। बट कई सारे जो पुरुष होते हैं या कई सारे जो पिता होते हैं वो कुछ भी करते हों लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर सेविंग बचा कर रखते हैं। क्लियर। इसी को आप एक तरीके से सतत विकास मान सकते हो। क्यों? जब आपके पिता ऐसा करते हैं तो आप जब आगे चलकर किसी की माँ बनती हैं या किसी के पति के साथ आप इंगेज होती हैं या अपने पति के साथ, सिंपल सी बात है, पति का मतलब अपने पति के साथ, ठीक है, इंगेज होती हैं, तो उस वक्त भी अपने पति को आप यही समझाती हैं कि एक काम करते हैं ना जी, अपने बच्चों के लिए हम कुछ पॉलिसीज़ को बनवाते हैं, चाहे LIC में हमने इंश्योरेंस करवा रखा हो या बच्चों के लिए आगे के लिए कोई फ्लैट परचेज कर रखा हो या बच्चों के शादी के लिए हमने पैसा कहीं पे फिक्स कर रखा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो करती हैं। क्लियर। तो आप इतनी बातें समझ गए। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, चारवाहक की तरह कि आज जियो आज खाओ, भविष्य के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स और चारवाहक दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का। चारवाहक कहता है कि उधार लेकर घी पियो, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये नहीं कहते हैं कि आप उधार लेकर घी पियो। क्लियर। इतनी बातें उम्मीद है आप समझ गए होंगे बेसिक तौर पे। तो अब हम देखते हैं परिभाषिक तौर पे क्या है। ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। जैसे आज आप देख रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिग्रेड कर रहे हैं, जंगलों को पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को पूरी तरह से समाप्त कर रहे। सिचुएशन ऐसी बन जा रही है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां इतनी मेजर पॉपुलेशन है उसको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा। ये कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट रिसोर्सेज को लेकर गवर्नमेंट की उतनी सजगता के प्रति और ना ही उतने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के प्रति इस चीज़ को शो कर रही है कि ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति इतने अवेयर नहीं थे। क्लियर। तो आप ये बातें समझ सकते हो। फिर बात आती है सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक डेवलपमेंट 1987 में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के आने के बाद से हुआ। देखिए, आपसे कभी भी यूपीएससी इतिहास नहीं पूछती है कि आप ये बताइए कि इस चीज़ की शुरुआत कब हुई या इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया। क्लियर। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि पहली बार एनवायरनमेंट को लेकर 1972 में स्टॉकहोम में ये डिसाइड किया गया कि अब हम लोग एनवायरनमेंट पे चर्चा करेंगे। क्लियर। बट 1992 फर्स्ट ऐसा ईयर आया जिसमें 197 कंट्रीज या 197 पार्टीज मिलकर COP1 में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। समझ गए। तो हम ये समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की बात करेंगे तो वो 1972 से लेकर 1992 के मध्य की ही अप्रोच की बात होगी। क्लियर। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट या सतत विकास की संकल्पना 1945 में आई, तो आप देख कर ही कह देंगे अरे भाई एनवायरनमेंट का बीजारोपण ही 1972 में हुआ था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? इसको बोलते हैं थिंकिंग अप्रोच। क्लियर। ऐसे कई सारे यूपीएससी के क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। हम जब आपको बैक ईयर कराएंगे तो वहाँ आप समझ जाइएगा। हालांकि कुछ हमने करा भी दिए हैं, बट फिर भी जो शेष रह गए हैं उनको कवर कराएंगे। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो बनता है कि सतत विकास के मूलभूत आइडियाज़ क्या हैं। अर्थात जब भी हम सतत विकास की बात करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से बेसिक थीम्स को एडॉप्ट किया जाता है। क्लियर। तो पहली थीम है नवीकरणीयता, मतलब रीन्यूएबिलिटी। क्लियर। दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। चौथा है अनुकूलनशीलता, एडॉप्टिबिलिटी। क्लियर।
5वां है संस्थागत प्रतिबद्धता, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। देखिए इन पे यूपीएससी आपसे डिटेल में प्रीलिम में नहीं पूछेगी, बट मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो मेंस में जब हम मेंस आपको 30 जून से जब कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, बट हम फिर भी आपको एक एक लाइन इन सब की बता देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा इन शब्दों का मतलब क्या है। नवीकरणीयता का मतलब ये है कि हम उन अजैव संसाधनों से अपनी चीज़ों को दूर करके जैव संसाधनों की ओर मूव करें। मतलब कि हम क्या करें, सोलर पैनल को प्रमोट करें, हम सेल गैस को प्रमोट करें, हम पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला दहन को छोड़कर हम नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करें, विंड एनर्जी को प्रमोट करें, हम हाइड्रो पावर को प्रमोट करें। क्लियर, ये हो गया नवीकरणीयता। प्रतिस्थापन का क्या मतलब हो गया? प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जो हमारे परंपरागत उद्योग थे, परंपरागत मशीनों से चलते थे, उनको छोड़कर नवीन उद्योगों की स्थापना की जाए। मतलब उन्हीं उद्योगों में नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। क्लियर। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? अंतर्निर्भरता। यानी कि जैसे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो उससे फूड प्रोसेसिंग प्रमोट होगी। फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा कि फूड का कंजर्वेशन हो सकेगा। फूड का कंजर्वेशन हो सकेगा तो फूड वेस्ट कम से कम होगा। जब फूड वेस्ट कम से कम होगा तो हमारे यहाँ जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो श्योर रहेगी। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी। क्लियर। अनुकूलनशीलता का क्या मतलब हुआ? एडॉप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो जहाँ पर खाने योग्य चीज़ है उसे वहीं पर खाएंगे। जैसे सपोज करो कि इंडियंस क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, ठीक है, यानी कि शराब पीते हैं, जबकि इंडियंस को सबसे ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, गर्म है। बट जो मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री हैं, सॉरी मिडिल ईस्ट एशिया में कर रहा हूँ, यूरोपियंस जो कंट्री हैं, यूरोपियंस कंट्री का मतलब जैसे स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, मेडिटेरियन सी से जो टच करते हैं वो स्विट्जरलैंड नहीं टच करता है, वो लैंडलॉक कंट्री है। तो जो यूरोपियंस कंट्री हैं वहाँ पर क्या होता है, सर्दीला रहता है मौसम, तो वहाँ वो पीना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो उनकी अनुकूलता के हिसाब से। सपोज करो कि जैसे इंडियंस ये सोचने लगे, इंडियंस का कल्चर क्या है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बट इंडियंस क्या करें कि एनवायरनमेंट को डाइल्यूट करके यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनाग्रेट करें और खुद के लिए क्या करें, मालदीव्स वगैरह में घूमने जाएं। किस लिए? एनवायरनमेंट का मजा लेने के लिए। तो ये मूर्खता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिकूलनशीलता। मतलब अनुकूलनशीलता नहीं, इसको बोलते हैं प्रतिकूलनशीलता। और सिंपल सा अनुकूलनशीलता आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप लोग घर से जब बाहर निकले किसी दूसरे शहर के लिए, शुरू में आप वहाँ पे नहीं रह पाए, कुछ दिन मन नहीं लगा, आंसू भी निकले, घर वालों की याद आई, लेकिन धीरे धीरे करके आप वहाँ पे अपने आप को अनुकूल बना लिए। क्लियर, उसे बोलते हैं अनुकूलनशीलता। ठीक है, फिर बात आती है सतत विकास के मानक कौन से हैं। यूपीएससी ने इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको चारों पता होने चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेज़र करते हैं तो उनमें किन किन पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखते हैं। तो एक तो है अंतर पीढ़ीगत समता, मतलब इंटर जनरेशनल इक्विटी। दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत समता, दोनों में डिफरेंस है। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, इसका क्या मतलब है? अंतर पीढ़ीगत और अंतरा पीढ़ीगत। अंतर पीढ़ीगत का मतलब हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य अंतर। अंतरा का मतलब हुआ कि कई पीढ़ियों के मध्य अंतर। जैसे सपोज करो कि आपके पिताजी के समय पे मोबाइल की शुरुआत हुई थी। क्लियर, आपके समय पे 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपके जब बच्चे आएंगे तो उस समय हो सकता है 10th G तक आ जाए। तो अब आपके बीच का जो डिफरेंस है आपके पिताजी और आपके बच्चे के बीच का, वो हो गया अंतर पीढ़ीगत। ध्यान देना। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात समझो कि आपके पिताजी के पहले मोबाइल वो वाला था, घिर घिर करने वाला, जिसमें बटन होती थी। ठीक है, हेलो जी कौन बोल रहे हो। ठीक, फिर क्या हुआ, उसके पहले मोबाइल भी नहीं था, चिट्ठियां चलती थी। ठीक है, टेलीग्राम चलते थे, पोस्ट चलते थे। ये वाला टेलीग्राम नहीं जो आप यूज करते हो हमारे साथ, वो टेलीग्राम अलग होता था। ठीक, उसमें टिक टिक करके बटन दबाई जाती थी। ठीक, तो ये जो चीज़ें थी ये आपके पिताजी के समय नहीं, आपके दादाजी के समय पे थी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, दादाजी के समय के बाद ये पीढ़ी अंतर हुआ। ठीक, ये पीढ़ी अंतर हुई और ये आपके बच्चे की पीढ़ी, यानी कि आपके बच्चे से दादाजी तक पहुंचने में 2 पीढ़ियों का अंतर है। इसे कहते हैं अंतरा पीढ़ीगत समता।
क्लियर? तो आप ये चीज़ें समझ गए। वाकई में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, वहन क्षमता, क्लियर। कैरिंग कैपेसिटी। अब देख लेते हैं कि आखिरकार अंतरपीढ़ीगत क्षमता में क्या आता है। विकल्पों का संरक्षण आता है, गुणवत्ता का संरक्षण आता है, सरप्लस यानी कि अधिशेष का संरक्षण आता है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है हमारी सतत विकास प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ कौन सी हैं। ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम का नहीं है, तो आप मेंस के हिसाब से देखिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। गैर पारंपरिक का मतलब जैसे आप देख सकते हो पारंपरिक कौन होते हैं, जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, उनको छोड़कर जैसे विंड एनर्जी हुई, रिन्यूएबल एनर्जी हुई, सोलर एनर्जी हुई, क्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सारी चीज़ें। स्वच्छ घरेलू ईंधन को अपनाना, पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार को अपनाना, जैसे औषधियों को अपनाना, ठीक है, एनवायरनमेंट से संबंधित। जैसे इसमें कोरोना के टाइम पीरियड पे आप देख रहे होंगे कि अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर पे अपना ही ट्रीटमेंट करने के लिए कई सारी यौगिक पद्धतियों का मतलब कि योग के उपचार के माध्यम से आयुर्वेदिक पद्धतियों को अपना रहे हैं, क्लियर। पर्यावरणीय हितैषी नवीन तकनीकों के प्रयोग से जनसंख्या वृद्धि को कम करना, पारिस्थितिकी संरक्षण करना, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूत बनाना। देखो, जब हम इतनी चीज़ें पढ़ते ना तो होता क्या है कि आप नॉर्मल कोई भी बुक पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में देगा, 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने में, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं एक वीडियो बना के आपको एक कहानी सुनाऊंगा बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो वो कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है, मतलब यूपीएससी में मेरे लिए सबसे बेस्ट कहानी वही लगती है, तो आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगा वो कहानियाँ, तो आप समझ जाएंगे उस कहानी में क्या बात आती है, ठीक है। हालांकि हम एक स्टोरी सीरीज ही शुरू करेंगे जहाँ पे आपको हर दिन कोई ना कोई एक कहानी जरूर सुनाया करेंगे, ठीक है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय कौन कौन से हैं। हाँ, जो मैं बता रहा था, बात को मैंने बीच से कट कर दिया, मेरी भी ख़राब आदत है कि बात को कट कर देता हूँ। बात यह है, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि इस चीज़ को डिटेल में वो लोग पढ़ाते हैं, बट वो डिटेल हमें नहीं पढ़ना होता है। हम तो इतने मूर्ख नहीं है ना कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने को हम डिटेल में पढ़ें कि अच्छा पहले जनसंख्या इतनी होती थी, फिर इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब ऐसे करना चाहिए। अरे भाई, सिंपल सी एक लाइन में हमने पढ़ लिया ना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना है तो करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो करना है, पर्यावरण की हितैषी वाली नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो करना है, गवर्नमेंट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ मिलकर कोऑपरेट करना है तो करना है। ये तो थिंकिंग है, नॉर्मल सी बातें। अब यहाँ पे आप याद करो कि G20 के साथ में इंडिया ने ये सबमिट किया, आसियान के साथ में ये सबमिट किया, RCEP के छोड़ दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको 150 वर्ड पे लिखना होता है, तो इतनी कहानियाँ पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मुख्य इंटरनेशनल समझौते और अभिसमय, मतलब सम्मेलन या कन्वेंशन, ठीक है। हालांकि हमने आपको पढ़ा दिया है, बट हम आपको फिर से एक बार क्रमबद्ध रूप से सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जो डिटेल में पढ़ा दिया उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो डिटेल में नहीं पढ़ाया उसको पढ़ा देंगे, ठीक। तो आपको पता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो अर्थ समिट 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें रियो घोषणा पत्र जारी हुआ था, एजेंडा 21 जारी हुआ था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य के सिद्धांत को जारी किया गया था। उसी के फिर 10 वर्षों के बाद एक और सम्मेलन हुआ जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, जिसे क्या कहते हैं, रियो+10। रियो+10 क्यों कहते हैं, क्योंकि रियो कब हुआ था, 1992 में। उसमें 10 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2002, तो इसीलिए इसे रियो 10 कहते हैं। रियो 20 किसे कहेंगे, 2012 को। क्यों, क्योंकि 1992 में 10 जोड़े 2002 हो गया, और 10 इसमें और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2012, ठीक है। या सिंपल सा कह सकते हैं कि रियो+10 में 10 को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। क्या हुआ था इसमें पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना गया, और MDG की बात की गई। मैंने आपको बताया था ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी 2002 में, ठीक है। फिर बात आती है रियो+20 जो कि रियो डी जेनेरियो में फिर से किया गया। इसमें 3 बातों पर फोकस किया गया कि हमें पुअर्टी को डिक्रीज करना है, स्वच्छ एनर्जी को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी शामिल है,
ताकि भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। कहने का मतलब एक तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए या पेरिस क्लाइमेट समझौते के लिए एक पृष्ठभूमि का काम कर रहा था Rio+20। क्लियर। हरित अर्थव्यवस्था बनाने का जिक्र हुआ, हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा दिया है कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है या ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या होती है कि जिसमें इन्वायरमेंट के ह्रास को भी माइनस किया जाए, तब प्रॉफिट का पता लगाया जाए, तब एक्चुअल इकोनॉमी के बूस्ट को पता लगाया जाए, वो कहलाती है ग्रीन इकोनॉमी। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। Rio+20 में उन 7 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिनको प्राथमिकता देकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में उल्लेखपूर्ण नीति की प्रगति की जा सकती है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Rio+20 में कौन से 7 सेक्टर्स को अप्रूवल दी गई, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है रोजगार, एनर्जी, संपोषणी शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र, आपदा प्रबंधन। आप में से कई सारे बच्चे सोचोगे सर ऐसे फैक्ट आप क्यों रटा रहे हो हमको। तो देखो होता क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट पे या डिजास्टर मैनेजमेंट पे कुछ भी लिखते हैं ना, तो आपके पास पॉइंट नहीं होते, तो आप इन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी कर सकते हो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे कर सकते हो, इन्वायरमेंट के सजेशंस पे कर सकते हो, गवर्नमेंट को पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए उस पे कर सकते हो। सपोज करो गवर्नमेंट पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, या आपसे इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि आप ये हमें बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से कौन से 7 फायदे हो सकते हैं या कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में क्रिस्टली क्लियर है 7 पॉइंट्स कि साहब एक तो रोजगार बढ़ जाएगा, एनर्जी को हम बूस्ट कर सकेंगे, सस्टेनेबल रूप से सिटीज़ को मेंटेन कर सकेंगे, फूड सिक्योरिटी हमारी श्योर होगी, स्वच्छ जल हमें पीने को मिलेगा, समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र या उसके इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डिजास्टर को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब सोचो कम शब्दों में कम टाइम में आपने अगर इतने सारे पॉइंट्स बता दिए ना, तो आप यकीन मानिए कि एग्जामिनर आपसे इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपको वो अंक दे देगा जो आज तक किसी को इंटरव्यू में नहीं मिले। इंटरव्यू में कम अंक आने का जो मुख्य रीजन ये होता है ना कि बच्चे मशीन की तरह तैयार होकर जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जबकि इंटरव्यू की तैयारी किसी एक दिन या 10 मॉक देने से इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू आपकी डेली की तैयारी को रिकॉर्ड करता है। क्लियर। मान लीजिए आप डेली कोई घटना देखते हैं, उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है। अभी से अगर आप ये चीज़ें सोच लिए कि अच्छा 7 पॉइंट हम इनमें ये बता देंगे, अच्छा हमसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है या ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, तो हम बेसिक से बता देंगे। अगर उसने हमसे पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लेकर कौन कौन से आपके सुझाव हैं, तो हम ये बता देंगे। इतना आपका माइंड अगर क्रिस्टली क्लियर है तो फिर आपका इंटरव्यू में 160+ आने से कोई नहीं रोक सकता। और दिमाग से 2 चीज़ें हटा दीजिए, जो टॉपर्स के नंबर आ चुके हैं ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वही आपके आएंगे, आपके उससे ज़्यादा ही आएंगे, बशर्ते आपकी मेहनत अच्छी हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। होता क्या, हम पढ़ते नहीं। देखो जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको गाइडेंस सही से नहीं मिलता, या तो फिर पढ़ाई नहीं करते, पास हो जाते हैं क्योंकि और बच्चे होते टैलेंटेड होते ही नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए तो 50% मार्क्स आते हैं, किसी के 60+ से ऊपर क्यों नहीं आते हैं 70%, क्योंकि उतनी वो तैयारी नहीं कर पाते। बट आपको करना है, ठीक है, और आप कर सकते हैं। चलिए फिर बात आती है Rio+20 सम्मेलन के दौरान संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन द फ्यूचर वी वांट के नाम से हुआ। क्लियर, हमने पहले क्या पढ़ा था, आवर कॉमन फ्यूचर, द ब्रेटलैंड रिपोर्ट, लेकिन Rio+20 में द फ्यूचर वी वांट नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, और इसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि SDG वहाँ से शुरू होंगे जहाँ से MDG समाप्त होंगे। सिंपल सी बात, आप लोग बचपन में एक लाइन पढ़ते होंगे, एक ड्रामा था इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। सिंपल सी वही बात है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है 2015 से लेकर अभी तक, जिसको पोस्टपोन करके रखा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होने चाहिए। याद ऐसे नहीं होने चाहिए कि अच्छा गरीबी की समाप्ति, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसा नहीं, आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए। क्लियर, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो ना कि फला में फंडामेंटल्स, इसमें ये राइट की बात की गई है, 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है,
ऐसे पता होना चाहिए। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ऐसे पता होना चाहिए। क्लियर? तो बिल्कुल एक एक के रट्टा मार लीजिए, इसकी इंडेक्स बनाइए, अपनी डेस्कटॉप पे सामने चिपकाइए। कहीं पर भी आप जहां आपकी नजरें बार बार जाती वहां पर रोज देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, रोज देखना है, याद हो जाएगा। 5-5 देखेंगे याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? गरीबी की समाप्ति। अपने आप आपको याद हो जाएगा, पहले गरीबी आएगी, फिर भुखमरी आएगी, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं आएगी, फिर अच्छी एजुकेशन आएगी। समझ गए? ऐसी चीजें आपको याद करना है क्रम बना के। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो अपने आप आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे? पहली है गरीबी की समाप्ति, यानी कि फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कहा गया है कि हमें पुअर्टी को हर हाल में एलिमिनेट करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, भूखमरी की समाप्ति करना है, यानी कि जीरो हंगर। ठीक है, खाद्य सुरक्षा को प्रमोट करना है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। नंबर 4 अच्छी एजुकेशन की बात है। नंबर 5 लैंगिक समानता की बात है। नंबर 6 स्वच्छता व साफ पानी की बात है। नंबर 7 सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा की बात है। नंबर 8 पूर्ण और उत्पादक रोजगार की बात है। नंबर 9 सतत औद्योगिकरण की बात है। नंबर 10 देशों के मध्य व भीतर असमानता को कम करने की बात है। नंबर 11 सुरक्षित व टिकाऊ शहर निर्माण की बात है। नंबर 12 स्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न की बात है। नंबर 13 जलवायु कार्यवाही की बात है। नंबर 14 महासागरों व समुद्र के संरक्षण की बात है। नंबर 15 स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण की बात है। और नंबर 16 शांतिपूर्ण व समावेशी न्याय की बात है। और 17 नंबर है सतत विकास के लिए साधनों की मजबूती की बात है। देखिए, जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ लिए, ठीक है, तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब याद कैसे होंगे। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये याद कर ली है तो मेंस आंसर राइटिंग हो, ऐसे आंसर राइटिंग हो, इथिक्स की बात हो, GS2 की बात हो, GS3 की बात हो, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कि 7 नंबर पे हमारे यहाँ सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा की बात की गई है, अतः सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने पेरिस क्लाइमेट के अंदर अपनी कमिटमेंट को दर्शाया है, तो इसलिए 7 नंबर जो उसका डेवलपमेंट गोल्स है वो सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा की बात करता है। इसीलिए भारत सरकार 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। ये बातें जब आप लिखते हो ना, आपको अलग से अंक दे देगा, क्योंकि यूपीएससी को पता है ये बात कोई नहीं लिखेगा, याद ही नहीं है किसी को। समझ गए? और इससे आपको उत्तर मौलिक हो जाता है। आप जब भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हो, वुमेन्स की इनइक्वालिटी की बात करते हो, क्वेश्चन जब आया पितृसत्तावाद से लेकर उस पे ऐसे में अगर आप इसको मेंशन कर दोगे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि अच्छा यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऐसे मेंशन कर देने। अब बात है याद कैसे करें। तो देखो, सिंपल सी बात बताओ, पहले गरीबी को जब हम समाप्त कर देंगे तो भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के लिए ज़रूरी है अच्छी एजुकेशन होना। अच्छी एजुकेशन जब मिलेगी तो सबको मिलेगी, यानी कि लैंगिक समानता आ जाएगी। और जब लैंगिक समानता आ जाएगी, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, तो मन करेगा थोड़ी देर पानी पी लें, साफ सफाई रखें। और साफ सफाई और पानी पीने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जल को हम साफ कर सकें। और जब ऊर्जा की बात करेगी तो लोग हमें रोज कुछ ऐसे होंगे जिनको बुलाना पड़ेगा, भाई साहब आइए आप लोग रोजगार ले लीजिए। उनको जब रोजगार देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी कंपनी बनाएंगे, यानी कि औद्योगिकरण को प्रमोट करेंगे। और जब एक देश में औद्योगिकरण होगा तो दूसरा देश भी कहेगा एक काम करो भाई हमारे यहाँ औद्योगिकरण कर दो। और जब दोनों जगह औद्योगिकरण होगा तो फिर लोग कहेंगे यार अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, यानी कि अच्छे घरों में निवास करते हैं। जब घरों में निवास करेंगे तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, यानी खपत की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, तो उसकी बात की जाएगी। और जब खपत की बात आएगी तो क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बातें होंगी। और जब क्लाइमेट चेंज को बातें होंगी तो जमीन तो पूरी कब्जा कर चुके होंगे, तो सागरों की ओर हम बढ़ेंगे। और जब सागर की ओर बढ़ेंगे तो फिर ध्यान आएगा कि क्यों ना हम अपने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी संरक्षित करें। और जब उसको संरक्षित करने की बात आएगी तो ये होगा कि पर्वत पहाड़ पठार वहाँ पे रहने वाले जो जनजातीय इलाके के लोग हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से हम आपस में मिला लें और साथ में समावेशी न्याय को श्योर कर सकें। ऐसे आपको याद करना है। पूरी कहानी इतनी फास्ट मोड में मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऐसे ही याद किया करो। देखो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, कोई भी चीज़ होती है ना, आपको जब मैं कोई स्टोरी सुनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बुक सामने रखी होगी, जो चलता है सब सामने चलता है, बट बैकग्राउंड में मेरे वो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पे मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूँ। अब मुझे पूरा याद है कि पहले पे गरीबी, दूसरे पे भुखमरी, तीसरे पे अच्छी एजुकेशन, चौथे पे क्या कहते हैं आपका
अच्छी एजुकेशन आएगी, लैंगिक समानता आएगी, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मेंशन करना है कि भुखमरी के बाद स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य में भी आपकी फिर एजुकेशन आएगी, ठीक है, लैंगिक समानता की बात आएगी, ऐसे आप याद कर लीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है आपके पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद हो जाएंगे। चलिए फिर बात आती है हमारी अब इसमें सतत एग्रीकल्चर की। अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने सतत विकास पढ़ लिया, तो सतत एग्रीकल्चर भी ऐसी होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कई प्रकार के एग्रीकल्चर के आपको टाइप मिलेंगे, और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी आजकल एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आपको ये बेसिक तौर पर देख लेना है। क्लियर? पहला क्या है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि ये ऐसी कृषि होती है जिसमें किसान एक छोटे से भूखंड में साधारण और अधिक मेहनत से एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, ये हो गया गहन कृषि। दूसरा आपसे टाइप पूछ सकता है कि मिश्रित कृषि क्या होती है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि मिश्रित कृषि उस कृषि को कहते हैं कि जहां पर किसान केवल भोजन के लिए ही फसल को नहीं उपजाता है, बल्कि चारे के लिए भी उपजाता है और पशुपालन को भी साथ साथ करता है। यानी कि मिश्रित में भोजन, चारा और पशुपालन तीनों मर्ज होते हैं। क्लियर? चौथा आता है हमारा रोपण कृषि, तीसरा आता है हमारा रोपण कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रोल इसमें मोर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे रोपण कृषि मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में। क्लियर? विशिष्ट खेती का क्या मतलब है, ये आपसे पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए। उस कृषि से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक फसल से प्राप्त करें, जैसे चाय है, कहवा है, गन्ना है, रबर है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? अपनी खपत का 50% केवल इन्हीं में से किसी एक फसल के उपजाने से प्राप्त हो जाता है। फिर बात आती है रैंचिंग एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? इसमें भूमि की जुताई, बुआई और फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि नेचुरल वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने बचपन में गाय को चराया होगा, भैंस को चराया होगा, अपने जितने भी पशु बाड़े में होंगे, बकरी वगैरह, ठीक है, इनको सबको चराया होगा, ठीक है। जैसे मैंने गैया को चराया है कई बार, तो उसको जब हम लोग ले जाते थे फॉर्म में, किसी के भी खेतों में, ठीक, तो कुछ भी खाती थी, हमें थोड़ा ना पता होता था वो घास ही खा रही है, कुछ और अच्छी अच्छी चॉकलेट्स वगैरह वहाँ पे खा रही है, ठीक है। तो उसको जो अच्छा मिल जाता था वो खाती थी, और कई बार तो ऐसा लगता था वो कुछ खा रही है तो हम लोगों को भी अच्छा लग गया फॉर्म में कि अच्छा यहाँ पे अमरूद के पेड़ लगे हैं, चलो 2 अमरूद ही तोड़ लेते हैं, संतरे के पेड़ लगे हैं, संतरे ही तोड़ लेते हैं, आम लगे हैं तो आम ही 2-3 तोड़ लेते हैं। तो क्या होता था कि गाय की लालच में हम लोग भी लालची हो जाते थे। क्लियर? और हम लोग भी कुछ ना कुछ वहाँ से चोरी करके खा लेते थे। सिंपल सी बात है कि हम वहाँ पर अमरूद का पेड़ थोड़ा लगाने गए थे, ना ही हमारे पिताजी ने वहाँ पे अमरूद का पेड़ लगाया था, और ना ही हम वहाँ पे घास लगाने गए थे, लेकिन नेचुरल रूप से वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ चुकी थी। क्लियर? अमरूद के पेड़ जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं पर नेचुरली आप ना चाहें, लेकिन वहाँ पे पपीते का पेड़ कहीं ना कहीं उग आता है, ठीक है। अब पपीते का पेड़ आ गया तो पपीता ही उसमें फल रहा, पपीता ही खाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल रूप से। अब वो आ गया, उसे हम खाने लगे, उसी चीज़ को कहते हैं रैंचिंग कृषि, ठीक है। अब रैंचो यहाँ पे याद आना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, संरक्षण जुताई क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एग्रीकल्चर का एक नया मॉडल है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता, या तो फिर कम से कम जुताई की जाती है। क्लियर? यानी कि जुताई और मड़ाई से संबंधित है, ठीक है। फिर बात आती है सतत एग्रीकल्चर। एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रणाली है जो भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को हार्म पहुंचाए बिना वर्तमान काल की जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न व लाभ प्रदान कर सकती है, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर? फिर बात आती है हमारी बहुसस्यन प्रणाली। बहुसस्यन प्रणाली का मतलब कई सारी फसलें, ठीक है। विभिन्न समयों में परिपक्व होने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों की एक साथ बुआई की जाती है, उसे कहते हैं बहुसस्यन प्रणाली। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग गांव वगैरह से हो, मुझे ये मालूम है, तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में आप लोगों ने किया भी होगा खेती। हम लोग क्या करते थे
कि जैसे नीचे टमाटर हमने बो दिए, ठीक है, उसी के आसपास साइड में हमने मिर्च के पेड़ लगा दिए, उसी के ऊपर हमने बेल लगा दी, कभी कद्दू की लगा दी, कभी लौकी की लगा दी, डंडी वहां पे करके खेतों में, ठीक है। तो इससे क्या होता था, नीचे अपना टमाटर उपज रहा है, बगल में मिर्च हो रही है, उनके ऊपर दूसरी बेल हो रही, और थोड़ी थोड़ी दूर पर अरहर के पेड़ लगा दिए, तो अरहर की दाल होने लगी कहने का। और थोड़े और दूर पे हमने अमरूद के 1-2 पेड़ लगा दिए, बागान कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक तरीके से आपको एग्रीकल्चर की बहुसस्यन प्रणाली दर्शाती है। इससे क्या होगा कि अरहर के समय पे उसमें अरहर उपजेगी, लौकी के टाइम पे उसमें लौकी उपजेगी, टमाटर के टाइम पे टमाटर उपजेगा, और मिर्च के टाइम पे मिर्च उपजेगा। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें कब खत्म हुई, यानी कि सब चीज़ें सस्टेन रूप से उस पर विद्यमान रहेंगी, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए एक बात बता दूं, मैंने खेती इतनी भी नहीं की है जितनी आप लोग समझ जाएंगे कि अच्छा आपने हल जोता होगा, इतनी भी मेहनत नहीं की है। मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे स्पेंड हुई है, ठीक है, लेकिन मैं देखता रहता था, ठीक, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि हाँ मैं बहुत मेहनती रहा हूँ, बहुत ही मक्कार रहा हूँ खेती वगैरह में, ठीक है। चलिए राइजोबियम क्या है। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी का मतलब साथ साथ रहने वाला, ठीक है, यानी कि दोस्त है। किसका दोस्त है, पेड़ों का दोस्त है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। कई बार आप हमेशा सुनते होंगे, खासतौर पर सिटीज़ में जब रहते होंगे, तो जब गमले वाले गमले बेचने आते हैं तो आपको हरी खाद वगैरह देते हैं, ठीक है। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो देख लेते हैं क्या होता है। भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने एवं उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के पर्पज से की जाती है। बिना गले सड़े हरे पौधों को जब मृदा की नाइट्रोजन या जीवाश्म की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को ही हरी खाद कहते हैं। क्लियर। हरी खाद में क्या होता है, दलहनी फसलों में सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि का उपयोग किया जाता है। क्लियर। इतनी बातें आपको बस याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब क्या है, हरी खाद में क्या होता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं ना, इनके जो डंठल होते हैं, जैसे उड़द का डंठल हुआ, डंठल का मतलब जो लकड़ी होती है, ठीक है, जिसको आपके यहाँ कुछ हो सकता है अलग लैंग्वेज में बोला जाता हो, हमारे यहाँ वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खिड़ैया, ऐसे कुछ बोलते हैं, ध्यान नहीं है। तो उड़द की अलग होती है, लोबिया की अलग होती है, ठीक है, अरहर की अलग होती है। तो वही है, सब जगह अलग अलग लैंग्वेज में उसको बोला जाता है। छप्पर भी इसी से छाए जाते हैं, और पिंजी एक बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ अरहर, इसके आपको क्या बोलते हैं, लाही जो होती है ना, सरसों के बीज, अलग अलग नाम हो जाते हैं ना, इसीलिए इंडिया में एक ही शब्द को बोलना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग हैं, ठीक। चलिए मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। गौड़ पोषक तत्व कौन से, गौड़ का मतलब कम पोषक, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है। गंधक का मतलब सल्फर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं गंधक दिया हो, सल्फर दिया हो, तो एक ही चीज़ समझना। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से, लोहा है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, क्लोरीन है। क्लियर। आपको पता होना चाहिए, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सूक्ष्म पोषक तत्व को लेकर MCQ में, और उसमें हमने आपको यही सारी चीज़ें दी थी, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्लियर। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, यानी कि 4 और हैं, वो हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। क्लियर। तो इतनी सारी बातें आप समझ गए। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, देख लीजिए, कभी भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, बट UPSC नहीं पूछता है, ये आप मानकर चलिए, स्टेट PCS भले पूछ ले, ठीक है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित थी, नीली क्रांति मत्स्य से थी। आप एक बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लू जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, समुद्र से, पानी से। आप लोग गाना सुनते हो ना, आज दिन है ब्लू ब्लू, ऐसे कुछ है, ठीक है, आज पानी ब्लू ब्लू, जो भी हो, मुझे गाना नहीं आता है, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति फल से है, यानी कि बागबानी उत्पादन से, धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग से है, ठीक है, और इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समस्त क्रांति से। एक बात यहाँ बता दूं, इंद्रधनुष क्रांति एग्रीकल्चर से, इंद्रधनुष मिशन, ठीक है, किससे बताइए, पल्स पोलियो से रिलेटेड था।
क्लियर। और एक और है इंद्रधनुष मिशन जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित था, समझ गए। तो ये तीनों इंद्रधनुषों को ध्यान रखिएगा, क्रांति मिशन और यानी कि क्रांति और 2 मिशन, ठीक है। तो उम्मीद है आप आज की क्लास समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छी क्लास थी, यानी कि काफ़ी अच्छी क्लास तो आप पढ़ने के बाद ही बताएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी क्लास हमारी तरफ से थी। हमने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता दिया, हमने ये बता दिया कि अम्लीकरण क्या होता है, क्षारीकरण क्या होता है, हमने एग्रीकल्चर के अलग अलग आपको टाइप्स बता दिए, हमने आपको रियो अर्थ समिट, रियो 10, रियो 20 इन सबको कवर करा दिया, हमने आपको एमडीजी के साथ साथ एसडीजी को बता दिया, उन 17 एसडीजी को कैसे याद करना है उनका फॉर्मेट बता दिया, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा ये भी बता दिया, साथ ही सतत एग्रीकल्चर वगैरह की कई सारी छोटी छोटी परिभाषाओं को, रैंचिंग, कृषि, इन सारी चीज़ों को बता दिया। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, यानी कि अब एक्ट और ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि वो करंट से रिलेटेड होते हैं, बट फिर भी हम आपको ट्रेडिशनल में कुछ बहुत पॉइंट्स बता देंगे ताकि करंट से फिर आप उसको मर्ज करके अच्छे से समझ सकें। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें।